दोस्तों कैसे आप सभी लोग आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज हम करेंगे पार्ट नंबर 79। इससे पहले 78 पार्ट हम करवा चुके हैं और बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वो लगातार पार्ट्स देख भी रहे हैं और उनकी प्रतिक्रिया भी आ रही है। वो बोल भी रहे हैं कि सर हमें काफ़ी अच्छा सुधार हो गया है, बहुत सारे क्वेश्चन हमें आने लगे हैं जो क्वेश्चन नहीं आते थे। तो ये प्रैक्टिस से होता है, जितनी ज़्यादा आप पार्ट्स देखते जाएंगे उतना गहराई से आपको नॉलेज होता जाएगा कि पिछले साल का पेपर किस तरह से पूछा गया था और किस तरह का पूछता है रेलवे, क्योंकि टीसीएस ने पहले पेपर करवाया था और इस पेपर 2024 वाली वैकेंसी का भी टीसीएस ही कराएगा। ठीक है, तो लेवल वही रहने वाला है। दोस्तों एनटीपीसी का पार्ट है ये अगला, और आज ही हम जो क्वेश्चन करेंगे 12/3/2021 को जो पूछा गया था वो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाएं। तो देख लीजिए आप, ये पार्ट है, ये आज हम करेंगे, आपको यकीन हो जाए मैंने इसलिए यहाँ पर बोला है। ठीक है, ये हम करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन आज का, हम थोड़ा सा जूम करता हूँ ऐसे करके। क्वेश्चन है पहला, यदि 12,000 की एक राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 5 साल में यानी कि 5 वर्ष में 15,000 हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो देखो अब ये साधारण ब्याज हो रहा है तो साधारण ब्याज हमें पता है कि हर साल बराबर बराबर बढ़ेगा। क्यों? जैसे मान लो पिछले साल आपका बढ़ा एक साल में 10 रुपए, तो अगले साल भी 10 रुपए बढ़ेगा, फिर 10 रुपए, ऐसे करके बढ़ेगा। यहाँ पर क्या दिया है कि हमने जमा किया था बैंक में 12,000 रुपए और 5 साल बाद जब देखा तो हो गए हमारे पास कितने, 15,000 रुपए हो गए। तो आप बताओ कितने बढ़ गए होंगे। तो आप कहेंगे बढ़ गए 12 से 15 यानी कि 3,000 बढ़ गए होंगे। तो ये 3,000 दोस्तों क्या है कि आपको ब्याज के रूप में मिले हैं, लेकिन कितने साल में मिले हैं, 5 साल में। तो अगर आप ये निकालना चाहें 5 साल में मिले हैं ब्याज 3,000, तो 5 से भाग दे दीजिए, 5 एकम 5, 5 छः का 30 यानी कि 600 रुपए। आप कह सकते हैं कि हर साल हमको 600 रुपए बढ़ के मिल रहा है। समझ गए? तो ऐसे कर लो, डायरेक्ट आप 3,000 से भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। मैं 6 से बताता हूँ। एसआई फार्मूला होता है, एसआई बराबर पी इंटू में आर टी अपान में 100, ये तो पढ़ा होगा आपने। और एसआई की वैल्यू दे के रखी कितनी, अभी निकाली हमने 600। एक साल का हम निकाल रहे हैं तो इसको 5 साल नहीं करेंगे, एक साल के हिसाब से हम निकाल रहे हैं, हर साल सेम बढ़ेगी। तो ये हो गई 600 रुपए। मूलधन कितना था, 12,000 रुपए। तो 12,000 रुपए हमने जमा किया था और दर हमें बतानी है, कोई बात नहीं, टी हम एक साल लेंगे। नीचे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया। तो आर की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो आ जाएगा 60, क्योंकि ये गुणा में है और गुणा वाला नीचे भाग चला जाता है। तो 12, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, तो कितना आएगा आंसर, 5% हो जाएगा। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज की जो दर होगी वो होगी 5%। ठीक है, तो बहुत से कैंडिडेट हमारे जो होंगे वो कंफ्यूज होंगे, हमारे दोस्त लोग, कि सर आपने 600 क्यों कर दिया। तो देखो 600 मैंने इसलिए कर दिया ताकि मुझे आसान लग रहा था 600 करने में। आप 3,000 लेके कर लेना। ठीक है, जरूर बताना, एक बार ट्राई करना फिर करना इसको आप। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा धुआंधार क्वेश्चन कह सकते हो आप इसको। कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बर्तन में कुछ ऊंचाई तक पानी भरा गया है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को इस पानी में पूरी तरह से डुबोया जाता है। तो बर्तन में जल का स्तर में होने वाली वृद्धि यानी कि कितना हमारा जो पानी है वो उठ जाएगा, इसके बारे में बताना है। तो देखो ये त्रिज्या देख रखी है यानी कि आर जो है ये देख रखी 4 सेंटीमीटर, लेकिन किसकी, बेलन की। ठीक है, और ये जो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है वो ठोस गोले की है। तो कह सकते हो आप कि पहले आप निकालो बेलन का जो आयतन होता है वो निकालो। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर में एच। ये किसके बराबर हम कह देंगे, ये त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर और गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है, यहाँ पर दे के रखा है, चलो मैं लिख देता हूँ आर क्यूब ऐसे। अब देखो ये R1 R2 मान सकते हो क्योंकि त्रिज्या अलग अलग है। ठीक है, तो देखो पाई से पाई काट दो आप, आर बचा तो आर की जगह पे आएगा 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो 16 H लिख देता हूं मैं, 4/3 और पाई तो कट गया इससे। अब आर क्यूब मतलब 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब क्या होता है 27 होगा, 3 3 का 9, 3 27 करेंगे आप। अब देखो 3 एकम 3, 3 27 हो गया, 4 एकम 4, 4 चौक 16 यानी कि 4H इक्वल
आ जाएगा यहाँ पर 9। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/4, क्योंकि देखो यहाँ पर जो गुणा में होता है वो नीचे भाग में चला जाता है, तो h इक्वल हो जाएगा 9/4। तो यही हो जाएगा 9/4, ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, इसको क्या करा गया है, निगलेक्ट किया गया है। आपकी शिफ्ट में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जब आप पेपर देंगे कि वो क्वेश्चन का उन्होंने जब गलत पूछा होगा या कोई ऑप्शन ही नहीं दिया होगा, गलत तरीके से ऑप्शन होगा, यहाँ पर मिल ही नहीं रहा होगा, तो जब कोई त्रुटि हो जाती है, उनसे भी गलती होती है, तो ये सबको मार्क्स दिए जाते हैं बराबर बराबर, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो यहाँ पर 1 नंबर पूरा का पूरा तो नहीं मिलता है, लेकिन उससे थोड़ा सा कम मिलता है। जैसे मान लो आप कह सकते हो कि 2 नंबर अगर या 4 नंबर आपके अगर गलत हो गए, 4 क्वेश्चन गलत हो गए, तो लगभग 3 नंबर आपको मिल जाते हैं। कुछ इस प्रकार से होता है, वो सबके लिए बराबर ही होता है, ठीक है। तो अगर आपकी शिफ्ट में जितने क्वेश्चन वो गलत बोलेंगे या गलत पूछा जाएगा पेपर में, तो उनके सारे मार्क्स आपको मिलेंगे, उसकी टेंशन मत लो। देखो यहाँ पर लिखा गया है ना, फॉर दिस क्वेश्चन discrepancy is found in question answer, so this question is ignored for all candidates। सभी के लिए इसको इग्नोर कर दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। तो देखो ये सीरीज है, इसमें बताना है कि यहाँ पर क्या लिखेंगे। तो देखो 3 से 8 बनाया है, तो कितना जोड़ा होगा, प्लस का 5। वही 8 से हम क्या जोड़ेंगे, तो मान लो मैं जोड़ देता हूं प्लस का 10, तो 8 10 क्या हो जाएगा 18। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 18, लेकिन अभी फिक्स नहीं है, आगे भी मैच करो। तो देखो 5 5 बढ़ा के जोड़ रहे हैं, तो अब 10 5 15, यानी कि अब 15 जोड़ेंगे। तो अब 18 में से 15 जोड़िए, अगर मान लो यहाँ 18 आ भी गया तो देखें तो 18 में से आप 15 जोड़िए, तो 8 5 13, 2 1 3 और 1 3 33 आएगा। तो देखो 33 आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर 10 ही जोड़ा जाएगा। तो 8 में से अगर आप 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ पर थे। देखो ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं कि जब कभी आपने पढ़ा होगा और पेपर में पूछ लिए जाएंगे तो ही आप आसानी से कर पाओगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अगर आप ढूंढने बैठोगे कहाँ मिलेंगे तो बहुत कम ही मिलते हैं देखने को, ठीक है। इसलिए प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आपने मान लो पढ़ लिया आपने, ठीक है, तो आप देखते ही फटाक से आंसर लगा देंगे। तो 15 अगस्त 1947 के दिन जब समारोह हो रहा था स्वतंत्रता का, तो महात्मा गांधी उस वक्त कोलकाता में थे। ऑप्शन चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि अभी इंडिया की राजधानी क्या, न्यू दिल्ली, पहले कोलकाता हुआ करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी कि PMSBY के तहत दुर्घटनावश मृत्यु के लिए प्रदत्त बीमा कवर की राशि कितनी है। तो ये है 2 लाख रुपए, यानी कि अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, आपने बीमा करवाया है PMSBY वाला, तो 2 लाख रुपए आपको मिलेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि साल में शायद 5 रुपए 10 रुपए जमा करने होते हैं आपको, ऐसा कुछ होता है स्कीम, आप एक बार देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट परीक्षा 2020 का आयोजन इनमें से किसने करवाया था, यदि कि किसने करवाया था। तो ये करवाया था एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने करवाया था। तो देखो अब अगर ये पूछ लिया जाए कि 2024 का पेपर नीट का किसने करवाया है, तो भी एनटीए ने ही करवाया है। तो नीट का पेपर एनटीए ही करवाता है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। एनटीए का फुल फॉर्म आ जाए तो क्या बोलोगे आप, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जैसे आप रेलवे का पेपर कौन कराता है, टीसीएस कराता है, टाटा कंसल्टिंग सर्विस, ठीक है। को इसमें कहा जा रहा है क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर आंतरिक एवं बाह्य व्यास वाले एक खोखले गोले को पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है, जिसके आधार का जो व्यास है 8 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई बताना है। तो देखो सबसे पहले तो ये देखो खोखला गोला है, तो खोखला गोले का आयतन आप निकाल लो। तो खोखला गोले का आयतन क्या हो जाएगा, ये R1 नहीं है, ये व्यास है D1 है। तो व्यास का मतलब क्या हो गया, अगर R1 निकालेंगे तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या, और त्रिज्या मतलब 4 का आधा 2 हो जाएगा। R2 क्या हो जाएगा, मैं R2 ऐसे लिख देता हूँ, R2 8 सेंटीमीटर है, तो इसका आधा R2 हो जाएगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु बनाया जाता है पिघला करके, और उसका आधार दिया है, तो आगे देखते हैं। पहले देखो, तो पहले ये आप निकाल लो, सबसे पहले खोखले गोले का जो आयतन है वो क्या होगा, तो 4/3 पाई। जब खोखला गोला होता है तो ये कहते हैं वहां पर
R2 का स्क्वायर 4/3 R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। अब देखो इसमें फिक्स नहीं होता, लेकिन जो बड़ी वैल्यू होती है हम उसको लिखते हैं और छोटी वाली को बाद में लिखते हैं, ठीक है। और ये जो इसका आयतन होगा वो बराबर में किसके होगा, शंकु बनाया जा रहा है, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच यहाँ पर आप लिख दो, एच हो जाएगा। तो पूछा क्या था इसमें, ऊंचाई पूछा है, तो 3 से 3 काट दो, पाई से पाई काट दो आप, तो बचेगा हमारे पास 4 और R2 मतलब 4, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64, तो ये हो जाएगा 64 माइनस R1, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। बराबर में देखो आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का मतलब ये व्यास दिया है 8, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसका आधा 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16 और इंटू में h, समझ गए। 4 से 4 काट दो, 4 चौक 16 h, यानी कि मैं इसको और थोड़ा सही लिखता हूं तो 4h बराबर में 64 में से 8 हटा दो 56 आएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं 56। अब h जो है वो निकाल लो आप, तो 56 बटे में 4, 4 से काटिए तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16 यानी कि 14 हो जाएगा सही उत्तर। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर तीसरा 14 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर है। बस आपको क्या है कि फार्मूला आना चाहिए, अगर आपने फार्मूला पढ़ लिया तो आप आसानी से इन क्वेश्चन को लुढ़का देंगे लुढ़का देंगे मतलब सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 3 संख्याओं का योग 253 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 है तो दूसरी संख्या में बतानी है। मान लो कि पहली संख्या a है, दूसरी b है और तीसरी c है। इस प्रकार से मान लिया कि दूसरी संख्या अगर x होगी तो दूसरी संख्या से दोगुनी है कौन, पहली संख्या, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी भाई, दूसरी का दोगुना 2x, और तीसरी संख्या जो है पहली वाली संख्या का 1/3 है, यानी कि पहली वाली संख्या कितनी है, तो पहली वाली संख्या है 2x, तो 2x का 1/3 मतलब 2x/3 आएगा, समझ गए आप। तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए, ठीक है भाई देख लेते हैं, यानी कि x की वैल्यू बतानी है और योग सबका 253 है, तो इन सबको आप जोड़ दीजिए, इसको भी जोड़ दीजिए, इसको भी जोड़ दीजिए और बराबर में कितना करना है 253 आएगा। तो देखो 2x और 1x यानी कि 3x बटे में 1 प्लस का 2x बटे में 3, इसको हम जोड़ेंगे नहीं क्योंकि इसके नीचे बटे दिया है इसलिए हमने इसको नहीं जोड़ा, ठीक है, बराबर में 253। अब आप भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3 त्रिका 9x प्लस का 2x और यहाँ पर बराबर में कर देता हूँ 253 और गुणे में 3, ठीक है, तो 9 2 11x हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखता हूँ अगर जगह मिल रही तो 11x बराबर ये कितना हो जाएगा, गुणा कराएंगे इसका तो 11 दूनी 22, आप गुणा न कराओ ऐसे ही लिख दो क्योंकि कट जाएगा, 253 और गुणे में 3, जगह कम है इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इसको इतना आप देख लो, मैं इसको साफ करके लिख देता हूँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं हटाने वाला हूँ, मैं केवल अब ये नोट करूँगा, ठीक है। 11x 253 इंटू 3 यानी कि यहाँ पर लिखूंगा 11x बराबर 253 और इंटू में 3, ठीक है। x की वैल्यू निकालो आप, तो 253 गुणे में 3 और बटे में 11, 11 से काटिए 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और यहाँ 3 बचेगा, 11 3 33, तो x इक्वल आ जाएगा 23 गुणे में 3 बराबर में आप लिख सकते हो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 यानी कि 69 आ जाएगी x की वैल्यू। और हमने माना था b वाले को x यानी कि द्वितीय जो संख्या थी हमारी दूसरी वाली वो x थी और x की वैल्यू क्या आ गई 69, यही सही उत्तर हो जाएगा तीसरा वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मौजूदा केंद्र सरकार में प्रताप चंद्र सारंगी को राज्य मंत्री के रूप में कौन सा मंत्रालय आवंटित किया गया है, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार। देखो अब क्या करना है आपको, क्योंकि 2024 में नई सरकार बनी है, नई सरकार का मतलब है कि नया गठन हुआ है, सब कुछ चेंज हुआ है, तो उसमें से आप ये देख लेना कि कौन से मंत्री को कौन सा पद दिया गया है, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोयला मंत्री कौन है इस वक्त, आप बताना कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कितने लोगों को पता है। वर्तमान समय में जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोयला मंत्री कौन है हमारे देश के, अगला है भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का प्रभार कौन ग्रहण करेगा, यानी कि मान लो कभी कभार राष्ट्रपति बाहर कहीं चले गए ना हुए तो उनका कार्यभार कौन देखेगा, तो वो देखेंगे राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो देखेगा कार्यकाल, ठीक है, क्योंकि पदेन सभापति तो राष्ट्रपति होते राज्यसभा के
और देखो दोस्तों, राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है। स्थायी क्यों? क्योंकि ये कभी भी भंग नहीं करी जा सकती है। जबकि लोकसभा क्या है, निम्न सदन है, ये उच्च सदन कहलाता है। लोकसभा भंग हो सकती है लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती। कभी सुना आज तक कि राज्यसभा भंग हो गई है? तो कभी ऐसा नहीं होता है। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है कुल 6 वर्ष तक का, 6 साल तक का होता है। और अगर इसका चुनाव आप लड़ना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो आपकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। वही प्रधानमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री कहाँ पर होता है, लोकसभा से आता है। तो लोकसभा चुनाव के लिए जो उम्र है आपकी 25 वर्ष होना चाहिए कम से कम। ठीक है, 25 वर्ष। तो अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो 25 साल की उम्र कम से कम आपकी होनी चाहिए। ठीक है। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों, इनकी उम्र आप बताना कि अधिकतम कितने साल तक ये बने रह सकते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। अब अगले मुख्य न्यायाधीश मैं आपको बता देता हूँ। डीवाई चंद्रचूड़ अभी हैं, इसके बाद बनेंगे संजीव खन्ना। मैंने एक वीडियो में डिटेल से बताया था इनके बारे में, कौन सा होता है, किस अनुच्छेद में, सब कुछ बताया है। तो जो हमारे दोस्त लोग लगातार देख रहे होंगे वीडियो, उन्हें पता भी होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तट रेखा नहीं है? यानी कि देखो, कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी कोई तट रेखा नहीं? तो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, कहना क्या चाहता है। तो देखो, तट रेखा का मतलब होता है कि ये किनारे पर कौन से बसे हैं, समुद्री किनारे। देखो ये तटीय हैं सारे के सारे, जैसे ये हो गया तमिलनाडु, केरला, और ये सारे के सारे ये क्या है, गुजरात हो गया, राजस्थान, ये सारे के सारे तटीय हैं। समझ सकते हो आप, ये किनारे किनारे वाले। तो कौन सा उसमें से पूछा था क्वेश्चन पे, पूछा था कि कौन सा भारतीय राज्य की तटरेखा से नहीं है। तो देखो, तटरेखा में कौन नहीं है, तटरेखा में नहीं आता है बिहार, क्योंकि बिहार कहीं पर ऐसे किनारे साइड में कहीं नहीं आता, यहाँ वो बीच में पड़ता है, इसलिए बिहार हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल देखो यहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश भी यहाँ पड़ता है और गुजरात भी यहाँ पड़ता है। ठीक है। तो बाकी ये जो बिहार है वो नहीं पड़ता है, याद रखना। मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि कौन कौन से राज्य जो हैं वो तटरेखा में पड़ते हैं, ताकि अगली बार अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे गलत ना हो सकता है इनमें कुछ और चेंज करके दे दिया है, तो आप क्या करेंगे। तो मैं डायरेक्ट आपको मैप पे ले चलता हूँ। देखो, ये हो गया यहाँ पर क्या है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात, ये सारे के सारे क्या हैं, तटीय रेखा पे आते हैं। इनको आप याद रखना। ठीक है। ये तटीय रेखा की बात हो रही है, इनमें से कोई भी अगर नाम आ जाए तो तटीय रेखा आप समझ जाना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के संस्थापक निदेशक कौन है? तो ये हैं डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर। ये हालांकि अब आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आप याद रख लो कि इसरो जो होता है इसके इस वक्त जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो एस सोमनाथ हैं। याद रखना, ये भी वैज्ञानिक है, श्रेष्ठ वैज्ञानिक हैं। तो एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं, याद रखना। और ये बनाए कब गए थे? 15 जनवरी 2022 को इनकी नियुक्ति करी गई थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा बैक आता हूँ, इसमें आपको एक चीज पूछना भूल गया। इसरो जो है, इसरो का आप फुल फॉर्म बता देना जरा, देखते हैं कितने लोगों को आता है। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, देखते हैं। तो कमेंट सेक्शन में मैं जरूर पढ़ता हूँ और पढ़ूंगा भी कितने लोगों ने भेजा है। आगे देखो, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है? तो ये सेंटिनली जो एक जनजाति है उसका संबंध अंडमान निकोबार से है। ठीक है। वहीं देखो कि जो खरवार जनजाति है वो पाई जाती है बिहार में, और साथ ही साथ वो झारखंड में भी पाई जाती है। कौन सी? खरवार। वहीं गोंड की अगर हम बात करें तो गोंड कई सारे राज्यों में फैली हुई है, जैसे कि महाराष्ट्र में, बिहार में, और उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में है। और जो भील जनजाति की बात हो रही है यहाँ पर, लास्ट वाला भील जनजाति है, ये गुजरात में पाई जाती है, राजस्थान में, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है। तो ये जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो उम्मीद है कि देखो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से क्या है, कई सारे क्वेश्चन आप सीख रहे हैं। ठीक है। तो अगली बार से अगर कभी आएगा तो भी आप गलत करके अब नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है यदि अंश और हर में 4 की वृद्धि की जाती है, यानी कि 4 अगर हम जोड़ देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो इस प्रकार प्राप्त भिन्न, जो भी हमें भिन्न मिलेगी वो 4/5 के बराबर होती है, यानी कि 4/5 हमें मिल जाएगा। तो मूल भिन्न यानी कि रियल वाली जो भिन्न होगी वो बताना है। तो देखो, अब इसमें कह रहा है कि भिन्न का जो हर है उसके अंश से 3 अधिक है। तो अगर मान लिया हमने कि जो अंश है इसका x होगा, तो हर कितना होगा? अंश से 3 ज्यादा, यानी कि x प्लस का 3।
अगर कहता 3 कम तो x माइनस 3 हो जाता। समझ गए आप? ये भिन्न है। अब कह रहा है अंश और हर दोनों में 4-4 जोड़ दें, तो मैं इसमें 4 जोड़ देता हूँ अंश में और हर में भी 4 जोड़ देता हूँ। तो कितना बन जाएगा? ये 4/5, तो 4/5 बन जाता है, ये दिया है ना यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करो, तो x प्लस का 4 बटे में x प्लस का 4 3 7 बराबर में 4/5। ठीक है, इसको इधर ले जाओ, तिरक मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये मैं यहाँ लिखता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो 5x प्लस 5 चौको 20 बराबर में इसका इधर मल्टीप्लाई, तो 4x प्लस 4 सत्ते 28 हो जाएगा इतना। ये 4x लिखा हुआ है, तो इसको इधर ले आओ, तो 5x में से 4x गया तो x आएगा, और यहाँ पर 28 में से 20 हटा दो आप, तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा यहाँ पर 8। ठीक है, तो x तो आ गया 8। हमारा भिन्न क्या था? हमारा भिन्न था x, और इतना हमने माना था ना ये, तो x की वैल्यू 8 आ गई। तो अब इसमें रख दो आप, तो ये हो जाएगा 8, यहाँ तो 8 आ जाएगा, 8 और 8 यहाँ 3 11, तो यानी कि 8 3 11, 8/11 76 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया तो एक काम करिएगा, मैं दूसरी स्लाइड पे लिख देता हूँ। ठीक है, इसको आप याद रखना, x इक्वल क्या आया है? 8 आया है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। x प्लस 3 और x की वैल्यू क्या आ गई है? 8 आ गई है। एक सिरे पे 8 रख दो, 8 और 8 प्लस का 3 बराबर में क्या आ जाएगा? 8 और 8 3 11, बस यही तो उत्तर है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने समझाने के लिए बोल दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और इस पे कहा जा रहा है क्वेश्चन पे, ये देखो, दो संख्याओं का योग 10 है और उनके वर्गों का अंतर 60 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करिए। तो देखो, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आप सॉल्व मत करो, डायरेक्ट आप ऑप्शन उठाओ, ऑप्शन से उसको चीड़ फाड़ कर दो। देखो, संख्याओं का योग 10 होना चाहिए, तो 5 5 10 हो रहा है भाई, 7 3 10 हो रहा है, 8 2 10, यानी कि सबका योग तो 10 है। अब हम पहचानेंगे कैसे कौन सा आंसर आएगा? तो कह रहा है उनके वर्गों का जो अंतर है ना वो 60 है। तो वर्ग का अंतर का मतलब क्या है कि पहले बड़ा नंबर देखो, तो इनका अंतर भाई 25 माइनस 25 करेंगे 60 थोड़ी आएगा, 0 आएगा। अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 3 3 9, यानी क्या आएगा? 40, और हमें चाहिए 60। ठीक है, अगला देखो, 8, तो 8 का स्क्वायर होता है 8 8 64, और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, तो बराबर आ गया 60। तो देख लो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 60 अंतर आना चाहिए था, इन दोनों का स्क्वायर का अंतर किया तो 60 आ गया, तो इस वजह से सही उत्तर हो जाएगा ये वाला। अब आपको ये वाला नहीं चेक करना है, क्यों? क्योंकि जब आपका सही आ गया है और आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, तो आपको टाइम की कमी होती है, इसलिए हमें स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना है और आगे बढ़ जाना है। हमें पता चल गया कि जब ये नहीं सही, ये हमारा सही ही है, तो बाकी से हमें कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको पेपर बता रहा हूँ, इसलिए मैं समझा रहा हूँ, इसलिए मैं इसको भी बता देता हूँ। तो देखो, 6 का स्क्वायर क्या करेंगे? 36 होता है, माइनस करिए 4 का स्क्वायर 16, तो 36 में से 16 गया तो क्या आएगा? 20 आएगा, जबकि यहाँ 60 आना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया, इसीलिए ये नहीं होगा। ठीक है, तो बी है इसका सही उत्तर। आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, कहाँ गया? बड़ा छोटा सा लिखा है क्वेश्चन, पहले इसको पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। तो देखो, कथन क्या है, इनको दोनों को एक साथ रखना जरूरी है, क्योंकि यहीं से हम देखकर पता लगा पाएंगे। कराए, इस चाय की दुकान पर बेची जाने वाली कुछ चाय टाटा चाय है, यानी कि जो दुकान है चाय की, उसमें चाय कई तरह की होंगी, कुछ चाय जो है वो टाटा है। ठीक है, और कह रहा है इस चाय की दुकान पर बेची जाने वाली कोई भी चाय अहमद चाय नहीं है। यानी कि देखो, कुछ चाय टाटा हैं, कुछ और भी हो सकती है, लेकिन अहमद चाय नहीं है, कोई भी वहां पर अहमद नाम की चाय नहीं बिकती है। दूसरा है, इस चाय की दुकान पर बेची जाने वाली सभी चाय अत्यंत सुगंधित और स्वादिष्ट हैं। यानी कि जितनी भी चाय बिक रही है इस दुकान में, सभी सुगंधित हैं और स्वादिष्ट भी हैं। ठीक है, लेकिन अहमद चाय नहीं बिकती, उसमें याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं? इस चाय की दुकान पर बेची जाने वाली कुछ चाय टाटा चाय नहीं है, परंतु सुगंधित हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल सही, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कह रहा था कुछ चाय टाटा है, तो कुछ चाय टाटा होंगी, कुछ और होंगी, तो कुछ और होंगी का मतलब क्या? वो टाटा नहीं होंगी। तो ये तो ठीक है, कुछ टाटा चाय नहीं होंगी, परंतु सुगंधित होंगी। सुगंधित क्यों होंगी? क्योंकि इसमें कह रहा है कि जितनी भी चाय उस दुकान में बिक रही ना, सारी की सारी सुगंधित हैं, तो ये तो सही हो जाएगा।
आगे देखो, इस चाय की दुकान पर बेची जाने वाली अहमद चाय अत्यंत सुगंधित है। अरे भाई, यहाँ पर अहमद चाय तो बेची ही नहीं जाती ना, तो सुगंधित हो या कैसे भी हमसे क्या मतलब है? तो ये तो गलत बोल रहा है। भाई इस दुकान में अहमद नाम की चाय ही नहीं है, तो खत्म। तीसरा देखो, इस चाय की दुकान पर बेची जाने वाली टाटा चाय अत्यंत स्वादिष्ट है। बिल्कुल सही बात है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाटा चाय बेची जाती है, कुछ चाय है टाटा, और जितनी भी चाय बेची जाती है, चाहे टाटा हो चाहे कुछ और हो, सारी की सारी स्वादिष्ट है। इसमें बोला गया था अत्यंत सुगंधित और स्वादिष्ट है सभी चाय, तो ये भी तो स्वादिष्ट होगी टाटा की। तो बस पहला और तीसरा सही उत्तर हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो कहाँ पर है, पहला और तीसरा वाला ये सही है, सेकंड वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। यदि एक कार और एक बाइक के मूल्यों का अनुपात 3:2 है और कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 15,000 अधिक है, तो बाइक का मूल्य ज्ञात करिए। ठीक है भाई, तो देखो कार और बाइक है, तो कार को मैं सी लिखता हूँ और बाइक को बी लिखता हूँ। कार 3 रुपए की तो बाइक 2 रुपए की, मतलब ये अनुपात है, 2 रुपए मत समझना। अब बाइक के मूल्यों से अधिक है, यानी कि जो अंतर है ये है, तो हमारे हिसाब से कितने का अंतर है इनके मूल्य में? 1 रुपए का। और क्वेश्चन के हिसाब से अंतर है 15,000 रुपए का, तो आप कर दीजिए 15,000 रुपए। अब पूछा क्या है कि बाइक का मूल्य बताइए, तो एक की वैल्यू 15, तो बाइक की वैल्यू क्या है? 2 है, तो 2 का गुणा इधर करा दीजिए, 2 का गुणा इधर करा दीजिए, तो 15 दूनी 30 लिख दीजिए, 3 जीरो पहले से लगे थे वो लगा दीजिए, बस 30,000 रुपए हो गया। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है अगर बड़ी वीडियो हो, क्योंकि मेरे पास इतनी अच्छी सुविधा नहीं है कि लैपटॉप हो कुछ हो, मैं सभी मोबाइल से ही करता हूँ। तो इसलिए मैं कोशिश मेरी रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको दूँ, लेकिन जैसे ही साधन हो जाएँगे मैं आपको और अच्छी बेहतर क्लास देने की कोशिश करूँगा। ठीक है? क्योंकि अभी इतना अच्छा चैनल नहीं चल रहा है कि बहुत अच्छी कमाई होती हो। ठीक है? वो फिर कभी बात करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, कहना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपका जवाब दूँगा। जैसे हज़ारों लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं, हमने सबका जवाब दिया है मैंने, तो ठीक वैसे आप भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इसके आगे वाले ये सारे के सारे क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, इसका अगला पार्ट, तो जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ पर लिंक होगा, अगला पार्ट पहले ही लिंक मिलेगी आपको, अगला पार्ट के नाम से, उस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इसके आगे वाले क्वेश्चंस खुल जाएँगे। ठीक है? अगर आप इस वीडियो को थोड़ा पहले देख रहे हैं, जब तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो थोड़ा इंतज़ार कर लीजिएगा, अगला पार्ट आ ही जाएगा कल तक। ठीक है? तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी ये देता हूँ कि अगर आप ग्रुप डी की तैयारी भी कर रहे हैं साथ में, या एलपी टेक्नीशियन की, तो सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लगातार करा रहे हैं और सबकी प्लेलिस्ट हम अलग से बना रहे हैं। जैसे कि सारे के सारे एलपी टेक्नीशियन के पेपर हमने एक प्लेलिस्ट में सेव कर दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। और एनटीपीसी के जो है वो हम अलग सेव कर रहे हैं। ग्रुप डी के जितने भी पेपर हैं, जितने अब तक करवाए हैं, वो हम उसमें सेव कर रहे हैं अलग प्लेलिस्ट में। साथ ही साथ आपको डिमांड रहती थी सर रेलवे इंटरव्यू लीजिए जाके, कितनी सैलरी होती है, क्या कुछ होता है, तो रेलवे में जितने भी हमने इंटरव्यू लिए हैं वहाँ जाकर ग्राउंड पे, तो आप देख सकते हैं उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट हमने बना दी है रेलवे इंटरव्यू के नाम से। तो उस पे क्लिक करके सारे देख सकते हैं। तो जो आपकी इच्छा हो सारी देख लीजिए इस चैनल पर। और खासकर रेलवे के लिए तो आप रामबाण समझिए, क्योंकि बहुत सारे पार्ट जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं रेलवे में पिछली बार पूछे गए थे, चाहे एलपी टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, सारे के सारे आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा, मैं आपका जवाब दूंगा। मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।